सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत एक बार फिर बैठक पर बात। कल हमने बैठक पर ही बात की थी, अंतर्राष्ट्रीय विषय पर जुड़ी हुई बैठक थी। रूस और अमेरिका मिलकर यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के संदर्भ में बातचीत किए थे। आज भी हम एक और बैठक पर बातचीत करेंगे। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस समय बदहाली के दौर से गुजर रही है कांग्रेस समय समय पर बैठक भी करती है, चिंतन शिविर भी करती है, मशवरा भी करती है, फैसले भी लेती है, पर फैसले के क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं चूक जाती है। कल एक बार फिर कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे थे, सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थे और भी तमाम नेता थे। 11 राज्यों के संदर्भ में नए प्रभारी बनाए गए हैं, उनकी मौजूदगी थी। नए महासचिव बनाए गए हैं, उनकी मौजूदगी थी। नए जो भी जिम्मेदारी दी गई है वो तमाम नेता बैठे थे। बैठक के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे ने काफ़ी तेवर दिखाया। इस प्रकार की खबरें छनकर प्रसारित की गई, आई नहीं बताई गई, और ये भी बताया गया कि अब कांग्रेस अपना पूरा जोर संगठन पर देने वाली। साल तक कांग्रेस काम करेगी। कांग्रेस के प्रभारियों को कहा गया है कि केवल आप प्रभारी के तौर पर मजे मारने के लिए नहीं है, आपको न केवल राज्य के मुख्यालय जिले बल्कि आपको बूथ बूथ तक जाकर संगठन खड़ा करना है। उस कांग्रेस का संगठन खड़ा करना है जिसमें संगठन का मानो कोई अता पता रह नहीं गया। कई राज्य ऐसे हैं जिनमें दसियों सालों से संगठन का अता पता नहीं है। दिल्ली से लगती हुई सीमाएं हरियाणा, 10 साल से वहां पर संगठन के संदर्भ में कोई अता पता नहीं है। कुमारी शैलजा का कार्यकाल कब खत्म हो गया, उदय भान कब विदा हो जाएंगे, लेकिन सब कुछ भले ही बदला हो पर संगठन का स्वरूप नहीं बदला। ये कांग्रेस की स्थिति है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में 5-6 साल में 6 प्रभारी बदल गए, ये कांग्रेस की स्थिति है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी कमोबेश हालात ऐसे ही चल रहे हैं। अध्यक्ष चलाचली की बेला में है। पड़ोसी राज्य उड़ीसा है, वहां पर कई महीनों तक प्रदेश अध्यक्ष का अता पता नहीं था। महत्वपूर्ण बात साथ में क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस जो शुरुआत में कहा फैसले तो लेती है पर क्रियान्वयन नहीं करती। पर फिर भी क्योंकि कांग्रेस ने कहा है हम नए सिरे से शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। हमारा आज का विषय है कांग्रेस, नए प्लान, आएगी जान। तो कांग्रेस में जान आएगी क्या, ये सवाल है। इस सवाल को लेकर ही बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं और इस एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय पर इसलिए बात करते हैं कि भले ही सत्ता पक्ष कितना भी मजबूत हो, पर एक मजबूत विपक्ष की अभिलाषा हमेशा लोकतंत्र के हितैषियों के मन में रही है। इस नाते से कांग्रेस के संदर्भ में हमारी सद्भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, तो उसे ध्यान में रखते हुए बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पर अभी समय है विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि हमारे लिए बस कोशिश करना ही सब कुछ है, बाकी सब हमारा काम नहीं है। टी.एस. एलियट ने जो ये बात कही ना, ये कमोबेश गीता में कहे गए अनुसार है, जिसमें गीता में कहा गया ना कर्म महत्वपूर्ण है, परिणाम की चिंता मत करो अर्जुन, परिणाम मेरे पास छोड़ दो। वैसे ही कांग्रेस के संदर्भ में दिक्कत ये है, अभिलाषा परिणाम की रहती है। प्रयासों के संदर्भ में सब दाएं बाएं देखने लगते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हैं कि क्या अब कांग्रेसी दाएं बाएं देखने के स्थान पर स्वयं को देखेंगे और जो काम करने की जरूरत है वो काम करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी हैं, जिन्होंने कांग्रेस को इतनी सारी मुश्किलें दे रखी, मतलब भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रवक्ता हैं शरद जी, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ यश भारती जी हैं। कांग्रेस के साथ उनके संबंध कभी गर्म कभी नरम चलते हैं। यश भारती जी भी हमारे साथ में हैं। कांग्रेस फिर से खड़ा होना चाहती है, इससे यश भारती जी कितने बेचैन होते हैं ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। हमारे साथ श्रवण गर्ग जी हैं। जब भी ऐसे राजनीतिक विषय होते हैं, श्रवण जी हमारी पहली पसंद होते हैं। उनके कटाक्ष और यथार्थपूर्ण तर्क दोनों हमें और हमारे दर्शकों को बहुत भाते हैं। श्रवण जी हमारे साथ में है। कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह जी भी कुछ देर में हमारे साथ होंगी। तर्क शायद जुटा रही होंगी, पर हम चर्चा की शुरुआत श्रवण जी से करेंगे। पर उससे पहले जयराम रमेश के एक बयान पर दृष्टि डालेंगे, सुने वो क्या कुछ कह रहे हैं। संगठन सृजन कार्यक्रम की घोषणा हमने की थी और उसको लेकर हमारे करीब 800 डीसीसी जो हैं उसको हम और ज़्यादा मजबूत करें, उस पर कई सुझाव आए और इस पर भी अगले कुछ दिनों में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि क्या क्या कदम हम उठाने वाले हैं। ये इंदिरा गांधी भवन में ये पहला बैठक था
और आज से सारे प्रभारी और सारे इंचार्ज 30 लोग इसी भवन में बैठा करेंगे और आप देखते रहेंगे कि धीरे धीरे इंदिरा गांधी भवन में एक जो नई कांग्रेस उभर कर आएगी, नई ऊर्जा, नए संकल्प के साथ। और जयराम रमेश की जब मैंने बात तो सुनी श्रवण जी, तो हैरत में पड़ गया और एकदम से मुझे दृष्टि भ्रम हुआ कि ये कांग्रेस के मीडिया प्रभारी की भाषा है या भाजपा का मीडिया प्रभारी बोल रहा है। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया जयराम रमेश ने, आपने भी सुना होगा, हम संगठन सृजन कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। अमूमन इस प्रकार के शब्द भाजपा प्रवक्ताओं के मुंह से सुनते हैं, पर फिर भी संगठन के प्रति चिंता जताई है कांग्रेस ने। उस चिंता के प्रति कितना इत्तेफाक है आपका? वाकई कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए, संगठन गढ़ने के लिए बात कह रही है। आपको इसमें कोई संभावना दिखती है या ठीक है बैठे थे, कुछ तो कहना था कह लिए, कह के कुछ निकलना था निकाल दिए? हिमांशु जी, आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में, मतलब सृजन के बराबरी का शब्द है उद्बोधन, आपने प्रारंभिक उद्बोधन में कांग्रेस की बदहाली के बारे में जिक्र किया। क्या हाल है उसके संगठन के? आपने ये नहीं पूछा या कहा कि भारतीय जनता पार्टी जैसा महान संगठन, इतना मजबूत संगठन, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं कर पा रहा है, धक्के क्यों दे रहा है? एक जो अध्यक्ष जिसका कार्यकाल काफी साल पहले खत्म हो गया, उसको क्यों धकाना पड़ रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है हिमांशु जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को भी दोष नहीं देता, कांग्रेस को भी नहीं देता। संगठन के स्तर पर देश में केवल दो ही पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है और एक कांग्रेस है। बाकी अधिकांश संगठन पारिवारिक है, मतलब परिवार चला रहा है उनको। कह सकते हैं हमारे आलोचक जो कांग्रेस के, वो भी कह सकते हैं कि कांग्रेस का संगठन भी एक परिवार चला रहा है, मोदी जी तो कहते ही हैं। तो एक ये किस्सा अपनी जगह है। कांग्रेस को अगर जिंदा रहना है तो उसको संगठन के स्तर पर तो जिंदा होना पड़ेगा। और ये जो नई शुरुआत है, ये कांग्रेस का वो मोटापा घटाने की है जिसके के कारण कांग्रेस दौड़ नहीं पा रही है। क्योंकि जैसे अगर मैं एक जो कृष्णा अल्लावेरू ने जो बिहार की बैठक में, अपनी पहली बैठक में एक चीज जो कही कांग्रेस के बारे में, वो ये कही कि जो रेस के घोड़े हैं उनको तो शादी के घोड़ों के तौर पे काम लिया जाता है, और जो शादी के घोड़े हैं उनको रेस में दौड़ाया जाता है। ये एक हकीकत है, हकीकत रही है, क्योंकि ये कांग्रेस की जो दुर्बलता है उसका, या कमजोरी है उसका सबसे बड़ा कारण है। ये जो आपने भी कहा 11 राज्यों के नए प्रभारी चेंज किए हैं और 800 डिस्ट्रिक्ट कमेटीज को चेंज करने की जो देश में बात है, हो सकता है नहीं हो। ये कोई मतलब कांग्रेस के पास चूंकि उस तरह के संसाधन नहीं है, उस तरह की मशीन नहीं है, उस तरह की एजेंसियां नहीं है जैसी बीजेपी के पास है, उतना पैसा भी नहीं है। तो मैं श्रवणी माफी के साथ बीच में रोकता हूं। संसाधनों की कमी कांग्रेस को संगठन खड़ा करने में बाधक बन रहा है, या इच्छा शक्ति की कमी, जरूरत का एहसास, यह मूलतः बाधक है कांग्रेस के संगठन खड़ा होने में? मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये इच्छा शक्ति राहुल गांधी के पटल पर आने से पहले 2 साल पहले थी, बिल्कुल थी।
कांग्रेस बात ज्यादा करती थी, काम नहीं करती थी, बिल्कुल ठीक बात है। ये 2 सालों में 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के बाद में काफी बदला है पूरा मामला। कांग्रेस को आप रेट्रोस्पेक्ट में मत देखिए, 139 साल पुरानी कांग्रेस या 140 साल पुरानी कांग्रेस के संदर्भ में मत देखिए। आप एक जो नई किस्म की कांग्रेस बन रही है, उस कांग्रेस के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आप जैसे 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ये लोग गुजरात में एआईसीसी का अधिवेशन कर रहे हैं और वहां पर चुनौती देंगे पीएम को और गृह मंत्री को उनके ही गृह राज्य में, उनके आंगन में, कि वो उनको चैलेंज करेंगे कि हम आपके यहां से काम शुरू करें। देखिए, बहुत बड़ा काम है, बीजेपी को चुनौती देना बहुत ही बड़ा काम है। मैं आपको ये स्वीकार करता हूं, पर जिस तरह का कांग्रेस के पास संगठन था जी, और जो इमेज थी, उसके चलते ही कांग्रेस ने 2019 से की 52 सीटों से 2024 की 99 सीटों पर अगर शिरकत की है या पहुंची है, तो ये जो पहल कर रही है कांग्रेस, हिमांशु जी, मुझे लगता है, आप ज्यादा अनुभवी हैं तो आप बता सकते हैं, पर मुझे लगता है इसका कुछ फायदा तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इसका नहीं कुछ मिलेगा। फायदा तो मिलेगा, ऐसा आकलन श्रवण जी को है। मेरे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर शैलेश नितिन त्रिवेदी जुड़ चुके हैं, पर उनके पास जाओ उससे पहले उनके सहयोगी, सहविरोधी, मतलब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी मेरे साथ में हैं। उनके कांग्रेस के संदर्भ में बड़े अद्भुत किस्म के अनुभव रहते हैं। यश भारती जी, कितनी गंभीरता से ले रहे हैं अपने इस सहयोगी के दावे को? संगठन खड़ा करने वाले हैं वो, अगर वो संगठन खड़ा कर देंगे तो आपका क्या होगा जनाब व्याली? नहीं हिमांशु जी, हर राजनीतिक पार्टी को हक है, अधिकार है, वो अपने संगठन पे काम करे, चुनाव लड़े, जिम्मेदारी के साथ काम करे, जनता के बीच में जाए। कांग्रेस पार्टी भी कर रही तो बहुत अच्छी बात है। श्रवण गर्ग साहब ने जो सवाल उठाया भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को लेकर के, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के, संगठन की जो बातें मैं फिर दोबारा फिर एक शब्द कह रहा हूं, बातें भारतीय जनता पार्टी में होती हैं कि हम संगठन है और संगठन में अध्यक्ष तानाशाही से चुना जाता है, कोई वोटिंग नहीं होती, ना कोई मनमर्जी, किसी एक संगठन की ही मनमर्जी चलती है। जो संगठन ये कहता है हमारी किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना हम राजनीतिक तौर पर काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसी संगठन से एक आदमी आता है और सर्वे सर्वा बन जाता है। ना वहां प्रदेश अध्यक्ष की कोई भूमिका होती है, ना वहां कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई बहुत बड़ी भूमिका होती है, उस संगठन से आए हुए लोगों की बड़ी भूमिका होती है। तो ये संगठन की जो बातें हो रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक अलग संगठन दिखाने की कोशिश करती है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि ऐसी कोई बात नजर नहीं आती, केवल बातों में सब लगता है। अभी तक कई यशी, आप से 2 सवाल है। ये समाजवादी पार्टी में तो अध्यक्ष बहुत विधिवत तरीके से चुना जाता है ना, बाकायदा मुकाबला होता है, लोग अपनी दावेदारी करते हैं, रसाकशी होती है और फिर जाकर जो है एक अध्यक्ष चुनकर उभर कर आता है, जिसके माध्यम से लोकतंत्र की मजबूती परिलक्षित होती है। और भारतीय जनता पार्टी को संगठन के स्तर पर आप किसी गिनती में नहीं देख पा रहे ना। आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि भाजपा आज जिस मुकाम पर खड़ी है उसमें उसकी संगठन संरचना का एक बड़ा योगदान है, इसे आप सिरे से खारिज करते हैं? फिर मैं शैलेश जी के पास चलूं, 2 विषयों पर आपकी टिप्पणी मिल जाए। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी साहब, मुझे आपसे चुटकी लेने का अंदाज ही सबसे ज्यादा पसंद है और मैं इंतजार कर रहा था कि आप कब मेरी इस बात पर चुटकी लेंगे, इसलिए मैं 3 बार बातें शब्द कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, तीसरी बार मैंने आपकी चुटकी के अंदाज में इस शब्द को तीसरी बार इंगित किया था कि बातों में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बहुत संगठन की पार्टी है, संगठनात्मक हमारा काम होता है, लेकिन होता नहीं है। हमारे कभी दावे इस तरीके के नहीं हो जिस तरीके के दावे भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमारे यहाँ हमारा कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, कार्यकर्ता की इच्छा महत्वपूर्ण है और हम स्पष्ट करते हैं हर चीज को। हम नौटंकी नहीं करते भारतीय जनता पार्टी की तरह कि ये चुनेंगे, पहले मंडल चुनेंगे, फिर जिलाध्यक्ष चुनेंगे, फिर जिलाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष चुनेंगे, फिर प्रदेश अध्यक्ष मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे, जो आज तक चुने नहीं गए हैं, जो आज तक नहीं चुने गए हैं, लेकिन चुनेंगे। दूसरा, आरएसएस की बात में खुल के कह दूं, मैं जो संगठन का नाम दे रहा था आरएसएस कहता है हमारी कोई संतान नहीं है, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है
और भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती कहती नहीं हमारे बाप का नाम आरएसएस है। तो ये नाजायज औलाद बनने का जो रिश्ता भारतीय जनता पार्टी बनाती है आरएसएस के साथ में, जो बेवफाई का रिश्ता बनाती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, ये संगठनात्मक रूप में बात हो रही है। तो ये परेशानी जा रही है, ये कुल मिला के टिप्पणी है भारत जी की। लेकिन मेरे साथ में सम्माननीय शैलेश नितिन त्रिवेदी जी जुड़े हैं। शैलेश जी बधाई हो, कांग्रेस ने नया प्लान बनाया है और उससे जान दिखाने का इरादा किया है। कितना भरोसा आपका जागा है अपनी पार्टी के इस नए प्लान के दावे पर? मेरा पूरा विश्वास है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पूरा विश्वास है। जो चार्ट आउट किया गया है, जैसा कि समाचारों से पता लगता है कि प्रदेश से लेके बूथ तक प्रभारी की जवाबदेही होगी कि संगठन खड़ा हो, अर्थात जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ तक प्रभारियों को मेहनत करनी होगी। और जब प्रभारी जमीन पे उतरेंगे तो निश्चित रूप से एक बेहद भरोसेमंद और विचारों से मजबूत लोग जुड़ेंगे। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे मोर्चा संगठन है, उनकी भी भूमिका बढ़ाने का निर्णय कांग्रेस ने लिया है। अगले 5 साल हम जनता के मुद्दों पे संघर्ष करेंगे, जन आंदोलन करेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस लोगों की पहली पसंद बनकर उभरे पूरे देश में, ये हमारा संकल्प है। अच्छा शैलेश जी, ये आपकी पार्टी विचार बहुत करती है, फैसले भी बहुत लेती है, पर क्रियान्वयन तो कर नहीं पाती है। हम प्रत्यक्षदर्शी थे, वो उदयपुर में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर एक चिंतन शिविर आयोजित किया था, मंथन शिविर आयोजित किया था, उसमें बढ़ चढ़कर दावे किए, तो उसमें एक बड़ा फैसला लिया था आपकी पार्टी ने। अब से हम एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का दृढ़ता के साथ पालन करेंगे। वो हालत देखिए अपनी पार्टी की, छोटे नेताओं से अपेक्षा करने वाली पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदर्भ में इस फैसले का क्रियान्वयन नहीं कर पाई। सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद भी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। उम्मीद करते हैं आपकी पार्टी के फैसलों को जनता गंभीरता से लेगी, कार्यकर्ता गंभीरता से लेंगे और नेता गंभीरता से लेंगे। अगर यही सहूलियत दे देते आप अशोक गहलोत को कि मुख्यमंत्री भी रह लो और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह लो, तो आपको मनपसंदीदा अध्यक्ष भी मिल जाता। क्या कहते हैं शैलेश जी? उदयपुर बीते हुए दशक से ज्यादा समय बीत गया है। उदयपुर को आज के संदर्भों में उद्धृत करना न उचित है न प्रासंगिक। कांग्रेस एक जीवंत राजनीतिक दल है और बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार कांग्रेस फैसले लेती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फैसले लागू करने की बात कदापि उचित नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं फैसले लेते हैं, हमारी सीडब्ल्यूसी फैसले लेती है और उन फैसलों को लागू किया जाता है। शैलेश जी, आप स्मृति भ्रम के शिकार हो गए क्या? ये उदयपुर का चिंतन शिविर कब दशक की बात हो गई? अभी आपकी राजस्थान में सरकार अस्तित्व में आए कुल 6 साल हुए, सरकार को गए हुए 1 साल हुआ है, और उस सरकार के कालखंड में बामुश्किल 2.5 साल पहले वो चिंतन शिविर हुआ है। इतनी जल्दी भूल जाते कि आप अपने चिंतन शिविर के निष्कर्षों को, और चाहते हैं कि जनता आप पर भरोसा करे, जिन फैसलों पर, जिन निर्णयों पर आप खुद ही एतबार नहीं करना चाहते। नहीं हिमांशु जी, उदयपुर का मैं आपको अभी बता देता हूँ। जी। उदयपुर इतना 2.5 साल पहले भी नहीं हुआ है जैसा आप कह रहे हैं जी। मैं आपकी इस बात से विनम्रता पूर्वक असहमत हूँ। लेकिन मैं जो कह रहा था, 2018 में जब हमारे प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया थे, मुझे याद है हमने शुरुआत अमरजीत भगत के निर्वाचन क्षेत्र से की थी, पूनिया जी स्वयं हर बूथ तक गए थे। मैं भी उन लोगों में शामिल था जो हर बूथ तक गए थे और जिन्होंने बूथ स्तर पे संगठन को देखा था। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में जब हम लोग घूमे, जो हमारे संकल्प शिविर हुए, हर संकल्प शिविर में प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेश बघेल और प्रदेश के विधायक दल के नेता श्री टी एस सिंहदेव उपस्थित रहते थे। जब इतने वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे, प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं में भी गंभीरता आती है। कांग्रेस गंभीरता के साथ पूरे देश में यदि प्रयास करने जा रही है तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा
देश हित में काम किया है, जनहित में काम किया है और इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। शैलेश नितिन त्रिवेदी की दीनता और दारिद्र देखिए। वो 5 साल सत्ता में रहे, पर हमें उदाहरण बता रहे हैं बूथ तक जाने का। कब का? 6 साल पुराना, 7 साल पुराना, 8 साल पुराना। तेरह मई से 15 मई 2022 शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, आपकी जानकारी के लिए उदयपुर में आयोजित कांग्रेस का चिंतन शिविर। अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए शैलेश जी, थोड़ा याद कीजिएगा उसके निष्कर्ष क्या है। पर मुझे आना है शरद त्रिवेदी जी के पास में, लेकिन कुछ टिप्पणी बीच में करना चाह रहे थे यश भारती जी। एक बार उनकी टिप्पणी सुन लेते और फिर शरद जी के पास चलते हैं। शरद जी कितने परेशान है जानने में मेरी बड़ी दिलचस्पी है। जी यश जी, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, आप शरद जी से बुलवा लीजिए। मैं भी उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं कि शरद जी बताएंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बारे में। तो कुल मिला के कांग्रेस के संगठन से ज्यादा दिलचस्पी यश भारती जी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के संदर्भ में है। वैसे यश जी, आपकी जानकारी के लिए उतनी दिलचस्पी शरद जी को भी है, पर उसमें उनका ज्ञान उतना ही है कि कौन होगा जितना आपको है और जितना मुझको है। पर शरद जी, हाल फिलहाल अपन मूल विषय पर आते हैं। कांग्रेस संगठन की मजबूती पर अब काम करेगी। संगठन सृजन अभियान आपका क्या होगा शरद जी? हिमांशु जी, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे आपने किस लिए आदेश किया है, लेकिन आपकी बात को नकारना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं आ गया। मुझे दो बातें याद आती हैं कि एक तो यह है कि हमारे यहाँ कहावत है कि धूल थी चेहरे पे और आईना साफ करते रहे। तो इसमें यह है कि मुझे नहीं लग रहा है कि पिछले जब से मुझे याद है राजनीति के बारे में, तब से कांग्रेस ने जितने भी तरीके अपना सकते थे वो सारे अपना लिए हैं। इन्होंने संगठन में काफी बदलाव किया। आप देखें कि पिछले चुनाव के बाद जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के जितने जिला अध्यक्ष थे उनको हटा दिया। उसके बाद उन्होंने जो इनके चचा हैं अमेरिका में सैम पित्रोदा जी, उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद उनको हटाया गया, फिर उसके बाद उनको वापस रख लिया गया। उसके बाद इन्होंने जो अभी आप राजस्थान में जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं उसमें राहुल जी ने कहा कि साहब हमारा ऐसा संगठन है, पार्टी है जिसमें कि कोई कानून है ही नहीं, हम रोज कानून बनाते, रोज कानून बदलते हैं। तो उन्होंने कानून बदल के देख लिया। और मुझे नहीं लगता है कि जो लोग कांग्रेस को छोड़ के गए वो संगठन की वजह से छोड़ के गए। जब इन्होंने पदयात्रा राहुल जी ने शुरू करी थी तो उससे पहले जो है आप देखें कि गुजरात में इनके पास विपक्ष के अध्यक्ष का पद था, और जब वो यात्रा खत्म हुई तो वो भी खत्म हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि आरपीएन सिंह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जितिन प्रसाद जी, इनमें से कोई भी ऐसा है जो संगठन की वजह से गया हो। जो समस्या है वो टॉप पर है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। और दूसरी चीज ये है कि एक अंग्रेजी में कहते हैं कि रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल, कि आप खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, खूब दौड़ रहे हैं, खूब सेहत बन रही है, लेकिन जा कहीं नहीं रहे, कमरे के अंदर में बैठ के खूब एक्सरसाइज हो रही है। तो जरूरत ये मुझे लग रहा है कि इनको जो समस्या है वो सबसे ऊपर के जो पायदान पे है, नीचे कोई ऐसी समस्या नहीं है। देखो शरद जी, मैं 2 टिप्पणियां आपको करना चाहता हूं। आप 2-3 बार ये बोल दी ये मेरा विषय नहीं है, उनका अपना मामला है। हमारी समझ ये कहती है कि युद्ध के मामले में, संघर्ष के मामले में और मुकाबले के मामले में जितना ध्यान अपनी तैयारी पर देना चाहिए उससे कहीं ज्यादा ध्यान प्रतिद्वंदी की तैयारी पर देना चाहिए। कांग्रेस ध्यान दे रही है। कांग्रेस ने 2019 में 12 करोड़ वोट पाए थे। 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस ने 14 करोड़ वोट पाए। कांग्रेस ने 44 सीटें और उसके बाद में कुल मिलाकर 52-55 सीटें पाई थी 2019 में। 99 सीटें पा ली 2024 में। कांग्रेस फिर गौर कर रही है कहां चूक रहे हैं हम, और वो इस नतीजे पर पहुंची कि संगठन की अनदेखी हमारी हार का एक बड़ा कारण है। हमें इसे सुधारना है। 800 जिला केंद्रों पर नए सिरे से पार्टी को खड़ा करने की तैयारी। आपको वाकई लगता है शरद जी भूल जाना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए?
देखिए हिमांशु जी, कांग्रेस जो है वो तो बाद में परिवर्तन करेगी। जो पिछले चुनाव में हुआ, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपकी पैनी निगाह रहती है चुनाव के ऊपर, कि जो चुनाव हुआ था उसमें जो इन्होंने कहानी गढ़ी थी कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान की हत्या हो जाएगी, और जो एक स्टैंडर्ड नैरेटिव है ईवीएम मशीन का, तो इससे हमें नुकसान हुआ। ये नैरेटिव जनता के बीच में गया जिसको हम रोकने में सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन उसके बाद जो हमने परिवर्तन किया, जो हमने अपने तरीके में जो सुधार किया है, उसमें आप देखें महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव में थे उनमें क्या नतीजा निकला है वो आपके सामने है। तो हमारी पार्टी निरंतर कोई भी बात घटना घटती है उसके ऊपर निरंतर विचार करती है, और जो चेंज है वो एक ही, जो भाजपा में चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो इसलिए हम लोग निरंतर इस चीज पे विचार करते हैं, इस चीज पे काम करते हैं, और जब वो मतलब कोई इस तरह की घटना घटती तो उस पे तुरंत रिस्पांस होता है, और उस रिस्पांस का, उस परिवर्तन का, उस जो चेंजेस हम लोग पार्टी में लाए हैं, जो संगठन में लाए हैं, और जो हम लोगों ने अपने नीति जो है, नीतियों में जो हम लोग परिवर्तन लाए हैं, उसका नतीजा आ गया है। तो अब तो समस्या कांग्रेस की है, हमारी समस्या नहीं है। समस्या कांग्रेस की है, कांग्रेस इसे जाने। एक निष्कर्ष दिया है श्रवण जी, शरद त्रिवेदी जी ने, बोले समस्या चेहरे पर धूल की है या आईना साफ करने की कोशिश में लगे हैं। समस्या नेतृत्व में है और ये कार्यकर्ताओं में समस्या तलाश रहे हैं। इत्तेफाक रखते हैं आप शरद त्रिवेदी जी के इस दृष्टांत के संदर्भ में। और हमारे साथ में राज शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है राज जी। जी श्रवण जी। मैं शरद जी की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इस चीज को मान के चलता हूं कि कांग्रेस को अभी बहुत आगे बढ़ने के लिए काफी काम करना पड़ेगा। अब वो धूल अपने आईने की साफ कर रहे हैं, अपने चेहरे की करें, कि बीजेपी के ऊपर जो धूल चढ़ गई है उसको साफ करें। मैंने जैसे कहा था ना कि अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर 8 तारीख को रिजल्ट आया दिल्ली का, मुख्यमंत्री चुनने में 12 दिन लग गए। आप सोचिए कि, और सब लोग क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने चुना, मतलब आभार प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है उसका कि प्रधानमंत्री ने चुना। विधायक दल की कोई भूमिका नहीं, राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, सब जगह ज्ञापन जो दिया जाता है, कृतज्ञता ज्ञापन, वो प्रधानमंत्री को दिया जाता है। ये जो एक मुद्दा है जिस पर बीजेपी के लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते, कि बीजेपी में इतनी डिक्टेटरशिप है, इतनी तानाशाही है ऊपर से लेके नीचे तक, कि भागवत साहब के नीचे संघ का कोई कार्यकर्ता नहीं बोल सकता और मोदी जी के नीचे भाजपा का कोई कार्यकर्ता नहीं बोल सकता। तो इसलिए उस हिसाब से अगर एक डेमोक्रेटिक पार्टी को लड़ाई लड़ना है, बहुत दिक्कतें हैं, कोई आसान काम नहीं है। और दूसरा ये कि इतने सालों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतना मोटापा छा गया है सत्ता में रहते हुए, कि अब उनको टी शर्ट पहनाएंगे तो उनकी तौन दिखने लगेगी। ये जो एक चीज है, ये अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें टाइम लगेगा कि श्रवण जी आपने जो टिप्पणी की ना, तो मेरा मन हस्तक्षेप का हो रहा है सवाल के रूप में। यूं जिम्मेदारी तो ये शरद त्रिवेदी जी की थी, लेकिन मैं निभा लेता हूं। आपको इस बात पर ऐतराज है, या आपकी टिप्पणी है, या आपका कटाक्ष है कि भाजपा के विधायक दल के बैठक में नेता नहीं चुना गया, रेखा गुप्ता को नरेंद्र मोदी जी ने चुना और वो मुख्यमंत्री हो गए। पर चलो, कम से कम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने अपने जीवन काल में 2 बार स्पष्ट जनादेश हासिल किया। जो नरेंद्र मोदी ये फैसला ले रहे हैं वो पार्टी के शीर्ष नेता के तौर पर और साथ ही देश के प्रधानमंत्री की हैसियत में भी हैं। पर आपको स्मरण होगा कि 2018 में जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत हासिल की थी, तो आपको याद आता है क्या कि कोई कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ हो कि मुख्यमंत्री कौन होगा? आपको तो याद होगा, आपकी स्मरण शक्ति तो जबरदस्त है श्रवण जी, हम तो उससे सीखते हैं। राहुल गांधी एक पोस्ट करते थे और पोस्ट से ये बताते थे कि अब ये मुख्यमंत्री होगा, कमलनाथ होंगे,
गहलोत होंगे, भूपेश होंगे, और वो भूपेश और टीएस तो वो राहुल गांधी के 2.5 के चक्कर में 5 साल अपने संघर्ष में ही गंवा दिए, वो भी आपको याद है। क्या कहते हैं आप इस संदर्भ में? याद है, मुझे इतना याद है कि मध्य प्रदेश में चुनाव कमलनाथ के चेहरे पर नहीं लड़ा गया, इतना याद है। 2023 का चुनाव भूपेश बघेल के चेहरे पर नहीं लड़ा गया। मुझे ये याद है कि राजस्थान में चुनाव गहलोत साहब के चेहरे पर नहीं लड़ा गया। मैंने अपना निवेदन पहले ही व्यक्त किया कि मैं कांग्रेस को 2022 के बाद की कांग्रेस के रूप में देख रहा हूं, 2018 और 2019 की कांग्रेस के रूप में नहीं देख रहा हूं। सबसे शुरू में मैंने कहा कि कांग्रेस का ये जो फेज है 2022 के बाद का, जिसमें कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरह से गठबंधन करके सीटें हासिल की, महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ और उद्धव के साथ मिलकर जो सीटें हासिल की, सोरेन के साथ झारखंड में जो किया, तो आरजेडी के साथ जो किया यहाँ, तो इसलिए मैं इस कांग्रेस को नई कांग्रेस के रूप में मानता हूं। और इस आपने उदयपुर चिंतन शिविर का उदाहरण दिया, मैं आपको उसके भी पहले के पचमढ़ी शिविर का ले जाना चाहता हूं। याद हो तो वो 2000 के पहले हुआ था किसी समय जी, शायद 99 में हुआ होगा जी, 2099 में, और मैं था उसमें, वो मौजूद था। पचमढ़ी शिविर का ये रिजोल्यूशन है कि हम अन्य दलों के साथ मिलके सरकारें बनाएं, ये उसका रिजोल्यूशन। राहुल गांधी ने अपने हाल के एक भाषण में ये कहा है, अपनी संगठनात्मक कमजोरियां गिनाते हुए कहा है कि कांग्रेस बहुत सारे काम नहीं कर पाई और 1990 की जो कांग्रेस है उसमें कांग्रेस को ले जाना होगा। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि मैं कोई कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक सशक्त विपक्ष की जरूरत किस लिए है? वो इसलिए है कि बीजेपी को अगर तानाशाही हुकूमत बनने से बचाना है देश को, तो कांग्रेस को एक सशक्त मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। ये श्रवण जी का कहना है। मेरे साथ में शैलेश नितिन त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं, वो कोई टिप्पणी करना चाह रहे हैं, उनकी टिप्पणी सुनते हैं और फिर यश भारती जी के पास चलते हैं। जी शरद त्रिवेदी जी आईने की बात कर रहे थे, तो आईने पर कृष्ण बिहारी नूर साहब का एक शेर है जो बहुत मौजूद है कि आईना ये तो बताता है कि मैं क्या हूं, मगर आईना इस पे है खामोश कि क्या है मुझ में। कांग्रेस में क्या है ये आईना नहीं बता पाएगा, ये देश की जनता जानती है, ये देश के विद्वान जानते हैं, और कांग्रेस इसे साबित करके दिखाएगी, मजबूत विपक्ष बनेगी और अंततः कांग्रेस भाजपा से देश को छुटकारा भी दिलाएगी। देश की जनता क्या बताएगी ये तो पता नहीं, पर जो देश का दिल है दिल्ली, उसने अभी कांग्रेस को 0 दिया है। इस बात पर शैलेश नितिन त्रिवेदी जी विचार कीजिएगा। पर यश भारती जी मेरे साथ में है। यश भारती जी, तमाम कोशिशों के बावजूद भी भाजपा के विकल्प के तौर पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लोग कांग्रेस को ही देखना चाहते हैं, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? फिर मैं चलूंगा अपने राज्य के पास। आपने म्यूट कर दिया यश जी, आप अनम्यूट कर देंगे कृपया। मेरी आवाज आ रही है अब आपको? बिल्कुल आ रही है। मैंने कहा कि कांग्रेस तो अभी शुरुआत ही की है, आपकी आवाज अभी से बंद हो गई। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी शरद द्विवेदी जी साहब ने कहा था कि आपने इस चर्चा में उनको खामखा बुला लिया, उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता हर वहां जगह है जहां विपक्ष की कोई भी पार्टी अगर काम कर रही है जो उसको कड़ा मुकाबला दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की नजर ये रहती है कौन नाराज है, कौन खामोश है, उसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे फोड़ा जाए। जो नाम उन्होंने गिनाए सारे, सिंधिया से लेकर के आरपीएन सिंह से लेकर के लोग, आज के समय में अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे तो भाजपाई कम दिखेंगे, कांग्रेसी ज्यादा दिखेंगे, चाहे वो इनके प्रवक्ताओं की सूची हो, चाहे इनके मंत्रियों के अंदर की सूची हो या संगठन के अंदर की सूची हो, आपको अधिकांश वो कांग्रेसी ही दिखेंगे, जिनसे शरद द्विवेदी साहब कह रहे थे
कि हमारा कांग्रेस की बातों से कोई लेना वो तो ठीक है यश जी, पर शरद जी की इस टिप्पणी पर आपकी टिप्पणी चाहिए। बोले गलत जगह समाधान खोज रहे हैं। दिक्कत कांग्रेस में संगठन में नहीं, नेतृत्व में है। उस नेतृत्व से आपकी भी समय समय पर अनबन होती रहती है। कितना सटीक आकलन है शरद भाई का, इस पर आप कोई टिप्पणी देना चाहेंगे यश जी? डॉक्टर हिमांशु साहब, जो शरद जी ने कहा कि ऊपर दिक्कत है, ऊपर तो अगर सत्यता मानेंगे, अगर वो डॉक्टर जो सांस चेक करता है ना, एक इंस्ट्रूमेंट लगा करके, अगर आप हर भाजपाई से पूछेंगे तो उनको ऊपर से ही दिक्कत है। जो नाम दे, आपने कहा ना कि हर काम नरेंद्र मोदी के नाम पे ही चढ़ाया जाता है। मेहनत बेचारा कार्यकर्ता करता है, बूथ पे जो मेहनत करता है, नाम तो उसका किसी का आ ही नहीं रहा। मुख्यमंत्री सीट लेकर के आ जाए मध्य प्रदेश में 29 में से 29, तो भी नरेंद्र मोदी भी धन्यवाद, शिवराज जी का नाम ही नहीं आ रहा कहीं पे कि शिवराज जी ने मेहनत करी, लाडली बहना योजना लेकर के आए, जिससे पूरा बजट लड़खड़ा गया मध्य प्रदेश का। इतने इन्वेस्टमेंट मीट्स हुई मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन फिर 1 करोड़ रुपए लगा के फिर एक इन्वेस्टमेंट मीट हो रही है। आधार और उससे फायदा क्या मिलने वाला है? वही 0 0, और फायदा केवल इवेंट करना, जनता को गुमराह करना, पैसा इकट्ठा करना। और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, आपने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा था कि पैसों की दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा आया तो भगवान के नाम पे चंदा करके, देश की रक्षा के नाम पे चंदा करके, और वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपने आप भाजपा में पूरे मेहरबान हो, पर कांग्रेस को लेके मेरे जो सवाल होते हैं ना, उनपे आप दाएं बाएं हो जाते हो। देखो कितना मासूम सा सवाल मैंने आपसे किया था। क्या अनुभव है आपका? कांग्रेस का नेतृत्व समस्या है या समाधान? किस अनुभव पर पहुंचे आप? हमारी लड़ाई तानाशाही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आरक्षण, संविधान और पीडीए की लड़ाई, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो जहां मजबूत है उसका साथ सहयोग कर रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का बड़ा स्पष्ट कहना है, कांग्रेस पार्टी अपने अंदर तय करेगी। एक राजनीतिक पार्टी है, बेहतर समझ सकती है, उसको निर्णय लेने दीजिए। उसके निर्णय शरद जी इस बात में खुश हो सकते हैं, यश भारती जी का मौन समर्थन उन्हें हासिल है अपनी टिप्पणी के संदर्भ में, क्योंकि यश जी का ऐतराज नहीं आया नेतृत्व के संदर्भ में ये शरद जी की टिप्पणी पर। लेकिन मेरे साथ में राज जी जुड़े हैं। राज जी, आपकी पार्टी की दिक्कत नेतृत्व के स्तर पर है, संगठन के स्तर पर है, या समझ के स्तर पर है? ये सवाल इस पृष्ठभूमि के साथ पूछता हूं। आप देश का दिल जीतना चाहते हैं, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, कांग्रेस नेतृत्व अपने आप को उस महाकुंभ के विरोधी के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है। खड़गे जी सवाल कर रहे हैं, राहुल गांधी अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। आज उन्होंने नमस्कार कर दिया रायबरेली में। लोगों ने पूछा कुंभ में कब जा रहे हैं, उन्होंने कहा नमस्कार। अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत करके आपको लगता है राज्य कांग्रेस जमीन पा जाएगी जो खो चुकी है? भाई, कुंभ पे कौन नहाने जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है? वहां पे करोड़ों लोग नहाने गए हैं, हम गए हैं, सब गए हैं। तो ये तो व्यक्तिगत मामला, किसको कहाँ टाइम मिल रहा है, कब नहा रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी त्रिवेदी भाई ने एक बात कही थी कि इस डिबेट में इनकी तो कोई जरूरत भी नहीं। वैसे सही कहा इन्होंने, इनकी यहाँ पे और देश में भी इनकी जरूरत नहीं। अब मैं आता हूँ कि मेरे नेता के बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ और त्रिवेदी भाई से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसी कोई भूमिका बनाइए जिसमें हिंदुस्तान की विपक्ष का नेता और हिंदुस्तान में पक्ष की सरकार का नेता, मेरा अभिभावक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, हिंदुस्तान की पूरी प्रेस को संबोधित कर, बैठ के हो, सवाल एक दूसरे से हो, जैसे कि एक दूसरे की क्या विजन है ये पता चले। शायद नहीं हो सकती। मैं अगर एक सवाल पूछ लूं त्रिवेदी भाई से, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, देश ये भी जानना चाहता है कि मेरे प्रधानमंत्री अगर अमेरिका गए, अगर फ्रांस गए, वहां से हमारे देश को मिला, हमारे देश को क्या मिला, ये तो प्रधानमंत्री जी को यहाँ के बताना चाहिए था ना। और एक और बात कहना चाहता हूं हिमांशु भाई, यहाँ पे टीवी चैनलों पे बैठकर प्रवक्ता नहीं बिगाड़ रहे किसी को। अगर वाकई अगर पत्रकार गर्ग साहब जैसे हो जाएं, विश्लेषक गर्ग साहब जैसे अनबाइस लोग हो जाएं, मैं दावे से कहता हूं जो 35-36% जो राजनीति में जो कूड़ा भर रहा है ना, वो दूर होता चला जाएगा और जनता भी समझने लगेगी। दिक्कत क्या है, यहाँ कई चैनलों में विश्लेषक बैठ जाते हैं बायस होके भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सिस्टम जिता रहा है, चाहे उसमें कोई मीडिया हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस हो, कोई हो, सिर्फ सिस्टम जिता रहा है। और याद रखिएगा, हम लोगों ने भी सरकारें चलाई हैं। अच्छा एक बार बताओ राज जी, भाजपा को सिस्टम जिता रहा है वो तो ठीक है, पर उड़ीसा में 6-6 महीने तक प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा है।
मध्य प्रदेश में 6 साल में 6 प्रभारियों को बदला जा रहा है। दिल्ली के बगल में मौजूद हरियाणा में पिछले 10-11 साल से संगठन का अता पता नहीं है। आधे से ज्यादा जिलों में जिलाध्यक्ष ही नहीं है। इन सब में भाजपा का ही हाथ है। इन सब के पीछे भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ही जिम्मेदार हैं। थोड़ा ये भी पता चल जाए। जहाँ पे जिला थे नहीं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मैं दावे के संग कहता हूँ 75 की 75 जिलों में जिला अध्यक्ष है, मेरा ब्लॉक अध्यक्ष है, मेरा न्याय पंचायत अध्यक्ष है। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि अगर जहां पे जिला अध्यक्ष नहीं बन पाए, ये सोचने का विषय है। मैं अपनी आत्मा की आवाज को सुनता हूं और मैं पार्टी से ऊपर करके बात करना चाहता हूं। कुछ हमारी कमियां हैं और उन कमियों के लिए हमें विश्लेषण करना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि हमें ये जो सफलिंग हम लोग कर रहे हैं, देखिए सफलिंग एक परंपरा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ, कल मुझे कोई दूसरी जिम्मेदारी दे दे, तो मैं इसमें कोई कमी नहीं मानता हूं। लेकिन आपकी बात में एक बात मानूंगा, अच्छी बात कही आपने कि जहां पे अगर जिला अध्यक्ष नहीं है वहां पे वहां के प्रभारी जी सोचे, वहां के जो भी लोग हैं सीनियर नेता, उन्हें सोचना चाहिए। और जब नीचे संगठन थोड़ा मजबूत करने की जरूरत हमें पूरे इंडिया में। अच्छा राजी, एक बात बताओ, ये जो खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं ना, लोग ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो तो रबर स्टाम्प है। गांधी परिवार के इशारों पर चलने वाले एक शख्स को अध्यक्ष पे बिठा दिया गया। पर क्या साल भर में खड़गे जी को एहसास हो गया कि वो अध्यक्ष हैं? उन्होंने एक टिप्पणी की है राज जी। उन्होंने ये कहा कि असल फिसल पड़े और नकल चल पड़े, हमें अब इससे बचना है, हमें अब इससे बचना है। पहले कौन था? तकरीबन 2 दशक से राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के द्वारा निभाई गई। तो क्या कहना चाह रहे हैं खड़गे जी? ये गांधी परिवार ने असल लोगों को, जो कांग्रेस की असल लोग थे, उनको किनारे कर दिया और नकली किस्म के जो लोग थे उनको चला रखा था। अब ये नहीं चलेगा। क्या कहते हैं राज जी? नहीं, वो उनके लिए नहीं कहना चाहिए। देखिए, सोनिया गांधी जी माननीय हमारे लिए, उनके लिए नहीं कहा। तो फिर किसके लिए कहा? वो एक होती है, जैसे मैं भी कह रहा हूं ना आपको टीवी में, कि हाँ कुछ गलतियां हो रही हैं, हमें उसे विश्लेषण करने का जरूर करना चाहिए। हमें उसका विश्लेषण कि भाई कहाँ कमियां हो रही हैं, कहाँ अगर जिला अध्यक्ष नहीं तो वहां के प्रभारी जी की जिम्मेदारी है। इसका मतलब मैं किसी पे ब्लेम तो नहीं कर रहा हूँ। अरे राज जी, देखो कितनी महत्वपूर्ण टिप्पणी की आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने। बहुत अनुभवी नेता है, दलित नेता है, 80 साल से ऊपर की उम्र हो रखी है, तजुर्बा बोल रहा है उनका, अनुभव बोल रहा है। और अनुभव ने क्या कहा कि असल फिसल पड़े और नकल चल पड़े, अब हमें इससे बचना होगा। ये ठीक है कुछ, क्योंकि जब आप 1000 आदमी 2000 आदमी संगठन में चल रहे होते हैं तो कुछ काम नहीं करते, लेकिन वो संगठन में चल रहे होते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता कि उन्होंने सिर्फ हमारे जननायक राहुल जी के लिए बोला या सोनिया जी के लिए बोला। और वैसे तो ऐसा राज जी का इंकार है। पर शरद जी क्या कहते हैं? असल बात पकड़ ली खड़गे जी ने। जिनको महत्व मिलना चाहिए उनको महत्व नहीं मिल रहा है, जिनकी कोई जमीन नहीं हो उनको महत्व मिल रहा है। अब इसे बदलना है। हिमांशु जी, जावेद कुरैशी जी के गजल है कि हमको अपनी खबर नहीं यारों, तुम जमाने की बात करते हो। मैंने पहले ही आपसे कहा कि अगर ये अपने गिरेबान में झांकें तो मुझे लग रहा है शायद जवाब जल्दी मिल जाएगा। ईडी, सीबीआई, फ्रांस में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, लुटिया तो यहाँ डूब गई है। आप देखें कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। अरे आपके जितने संगी साथी थे वो आपसे छिटक गए। उत्तर प्रदेश में जो 4 बार समीकरण और संगठन बैठा और जो एकता हुई, एकता की भावना। अरे महाराष्ट्र में क्या हुआ? खोज कर निकाल तो लाए। 6 महीनों में 39 लाख वोट बढ़ गए। शरद जी भूल गए क्या आप? कांग्रेस ही खोज कर लाई, भूल गए आप? जी मेहनत कर रहे हैं भाई। मैं सुन नहीं पाया आपको। अरे खोज कर तो लाए। 6 महीने में विधानसभा से लेकर लोकसभा के बीच का जो अंतराल था उसमें 39 लाख वोट बढ़ गए। एक हिमाचल राज्य की कुल वोटर संख्या से भी ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 4-6 महीने में हो गए। निकाल तो लिया उन्होंने। क्या हुआ महाराष्ट्र में? देखिए, मुद्दे की बात यह है कि ये आज कहां पर है। 1, 2, 3 राज्य में इनकी सरकार रह गई है।
वो भी कितने दिन रहेगी ये पता नहीं। आप देख, जो इन्होंने गठबंधन करने की कोशिश करी थी, 2 बार उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया और अब की बार उपचुनाव में अखिलेश जी ने उसको भी निपटा दिया। पहले उन्होंने कहा कि जब हम सारी सीटों पर गठबंधन में बात करेंगे, फिर उन्होंने 6 सीटें डिक्लेयर कर दी बिना डिस्कस किए। उसके बाद उन्होंने कहा आखिरी जो आगे की 4 सीटें उन पे हम बात करेंगे, फिर उनको भी डिक्लेयर कर दिया, जिसपे राय साहब जो है वो नाराज हो गए। यही हाल इनका हाल हुआ है मध्य प्रदेश में। जो इन्होंने मध्य प्रदेश से जहां पे उन्होंने कहा कि साहब ये अखिलेश छोड़िए, उत्तर प्रदेश से बाहर, और इनका गठबंधन जो है वो तो पहले ही टूट चुका है। और जितनी पार्टियां जिनके साथ आज ये गठबंधन की कोशिश कुल मिला के शरद जी इस पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहते, लेकिन मैं आखिरी टिप्पणी के लिए एक बार फिर श्रवण जी आपके पास आता हूं। क्या वाकई आपको लगता है कि बंद कमरे में जो एक नया भवन तैयार हुआ है, इंदिरा भवन, उसमें 30 नेताओं की बैठक में लिए गए फैसले जमीन पर क्रियान्वित हो जाएंगे? आपकी इच्छा है, आपकी मंशा है, और मैंने शुरुआत में भी कहा था जिनकी भी लोकतंत्र के प्रति आस्था है वो सब एक मजबूत विपक्ष का सपना देखते हैं। पर क्या कांग्रेस के तौर तरीके इस विश्वास को जगाते हैं कि संगठन के स्तर पर ये सही फैसले क्रियान्वित कर पाएंगे, ले पाएंगे? नहीं क्रियान्वित ले पाएंगे, क्योंकि मैं कारण ये बताता हूँ कि 30 उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा 30 प्रभारी अब यहां से बैठ के काम करेंगे, इंदिरा भवन से काम करेंगे। एक तो ये कहा। पावर सेंटर जो अलग अलग जगह बन रहे थे वो अब एक जगह बैठ के काम करेंगे, तो निश्चित रूप से उससे फर्क पड़ेगा। देखिए, मैं आपको 2 चीजों के बारे में जो डिबेट में आई एक अपनी टिप्पणी देना चाहता हूं जी। आपने कहा कि कांग्रेस की जो छवि है कुंभ विरोधी प्रकट हो रही है, आपने कहा, वो जो सवाल किया आपने जी, ममता बनर्जी ने कुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है। आप क्या मानते हैं, पश्चिम बंगाल के जो 70% हिंदू वोटर्स हैं वो सारे के सारे अब ममता बनर्जी के खिलाफ हो गए? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का तो कोई नेता गया नहीं नहाने के लिए और मृत्यु कुंभ बताया उन्होंने। इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बन जाना चाहिए। बिहार में आरजेडी का कोई आदमी नहीं गया नहाने के लिए, बिहार में चुनाव होने वाले हैं। आपका मानना है कि अब पूरा का पूरा जो बिहार है वो अब कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ हो जाएगा? झारखंड में सोरेन का कोई परिवार नहीं गया और सोरेन भी नहीं गए। आप क्या मानते हैं कि पूरा का पूरा झारखंड जो है अब उसमें कांग्रेस की हुकूमत हो जाए, ये बीजेपी की हुकूमत? देखिए, ये जो एक आप महाकुंभ को लेकर जो, जैसे अगर वहां दिग्विजय सिंह गए अपने बेटे के साथ नहाते हुए, उनके फोटो आए, और अगर ये नहीं जा रहे हैं राहुल गांधी, ये मंदिर के उस पर भी नहीं गए, उद्घाटन पर भी नहीं गए, क्या आप इनको हिंदू विरोधी मानना चाहते हैं या हिंदू विरोधी बताना चाहते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी की पूरी हैसियत को, जो आपने भी कहा और ये कह रहे हैं, शरद जी कह रहे हैं, जो बिहार जो बता रहे हैं महाराष्ट्र का, दिल्ली का, हरियाणा का, बिहार में देख लेंगे ना टिकटों का बंटवारा ये अपने लोगों के बीच में कैसे करते हैं। नीतीश कुमार का क्या हाल करते हैं वहां, चिराग का क्या हाल करते हैं वहां, मांझी का क्या हाल करते हैं वहां। तो बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत प्रकट चल जाएगी वहां पर। हमको थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए, हमको थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए, ये श्रवण जी का कहना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ये जताने की कोशिश कर रही है कि उसे अपने अंदर बदलाव की जरूरत है और जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। इस बात को जान तो लिया कांग्रेस ने, पर जो काम करने की जरूरत है वो काम क्या कांग्रेस कर पाएगी? क्या नए प्रभारी अपनी महत्वाकांक्षाओं को किनारे पर रखकर पार्टी की मजबूती के लिए बूथ स्तर तक जाने के लिए तैयार होंगे? इनमें से अधिकांश प्रभारी अपने अपने प्रदेशों में अंतर विरोध के शिकार रहे हैं। क्या ये गुटिये राजनीति से उबरकर अपने प्रभार के राज्यों में पार्टी को मजबूती देने में सफल हो पाएंगे? आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो उसके साथ साथ प्रतिपक्ष मजबूत होगा, और प्रतिपक्ष अगर मजबूत होगा तो देश में लोकतंत्र मजबूत होगा। इस विचार के साथ शुभकामनाएं कांग्रेस के
कायाकल्प के लिए। और आप सभी मेहमानों का धन्यवाद हमारे साथ इस राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो कांग्रेस को हमने शुभकामनाएं दी हैं, तो ये शेर शकील बदायूं का कांग्रेस को ही समर्पित करते हैं। शकील बदायूं ने कहा, चाहिए खुद पे यकीन एक कामिल, चाहिए खुद पे यकीन एक कामिल, हौसला किसका बढ़ाता है कोई। तो कुल मिलाकर सबसे पहले कांग्रेसियों को कांग्रेस पर भरोसा आना चाहिए। अगर कांग्रेसियों को कांग्रेस पर भरोसा होगा तो कांग्रेसियों के भरोसे को देखकर जनता को भी शायद कांग्रेस पर भरोसा होगा। इसी के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सदा प्रणाम।